नमस्कार, मैं रविश कुमार। वंशवाद भारतीय राजनीति का एक ऐसा विषय है जिसका अध्ययन और आलोचना करते करते कई राजनेता और कई दल इसी की चपेट में आ गए। अक्सर यह बहस सिर्फ गांधी परिवार के संदर्भ में उभरती है और बाकी परिवारों को छोड़ते हुए तूतू मैमे में बदलकर कोई ठोस राजनीतिक विमर्श में नहीं बदल पाती है। विवाद किससे है? एक व्यक्ति के वंशवाद से, डायनेस्टी से, या राजनीति में डायनेस्टी यानी वंशवाद की समस्या को लेकर है। कभी भी हमारी राजनीति इस पर ईमानदार बहस नहीं करती है, सिर्फ पत्थर मारकर, ढेला मारकर भाग जाती है। तो आज भी संदर्भ राहुल गांधी हैं। टाइम्स नाउ के अर्नब गोस्वामी जब सवाल करते हैं कि आप बार बार अपने परिवार का नाम क्यों लेते हैं, तो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नाम नहीं लेता हूं, एक दो बार लिया होगा। असली मुद्दा यह है कि इस परिवार में मैं पैदा हुआ, यह मेरा चयन नहीं था। मैंने दस्तखत नहीं किए थे कि मैं इस परिवार में पैदा होना चाहूंगा। मैं वंशवाद की अवधारणा के खिलाफ हूं। बीजेपी, डीएमके और एसपी में भी वंशवाद है, कांग्रेस में भी है। इसे दूर करने में वक्त लगेगा। क्या आपको सचमुच लगता है कि राजनीति से खानदान या वंशवाद कभी दूर होगा? इसकी जड़ें क्यों रातों रात गहरी हुई हैं? क्या रातों रात गहरी हुई हैं? इसीलिए मेरा आज सवाल है कि यह मुद्दा किस लिए है? राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए या भारतीय राजनीति को वंशवाद से बचाने के लिए? क्या राहुल गांधी का मामला इसलिए संगीन है क्योंकि वे आए और आते ही परिवार के नाम पर प्रधानमंत्री के दावेदार बन गए या पार्टी में छा गए, या इसलिए है कि वंशवाद हमारी राजनीति को खा रहा है? प्रधानमंत्री पद के लिए गंभीर है या मुख्यमंत्री या संसदीय सीटों पर परिवारों के कब्जे का मसला भी उतना ही गंभीर हो जाता है? फिर क्यों जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार, जिससे कांग्रेस बीजेपी दोनों हाथ मिलाते रहे हैं? फिर क्यों पंजाब में बादल परिवार है जो बीजेपी की सहयोगी है? फिर क्यों यूपी में यादव परिवार है जिससे कांग्रेस हाथ मिलाती है? क्यों बिहार में यादव और पासवान परिवार है जिससे कांग्रेस हाथ मिलाती है? फिर क्यों महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार है जिससे बीजेपी हाथ मिलाती है? फिर क्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान में सिंधिया परिवार है जो कांग्रेस है और बीजेपी दोनों में है? कुछ परिवार तो बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव का परिवार, कितने सदस्य हर साल इसमें जुड़ जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का परिवार, रामविलास पासवान का परिवार, ये सब बढ़ता चला जा रहा है। बड़े बड़े परिवारों में जैसे खेत, खलिहान और मकान बटा करते हैं बागीचे तक भाइयों के बीच, उसी तरह अब राजनीतिक दल भी बंट रहे हैं। किसी बेटी के बीच में कोई पॉलिटिकल पार्टी शायद अभी नहीं बटी है। शिवसेना के अलावा इन दिनों आप तमिलनाडु की महत्वपूर्ण पार्टी डीएमके के बारे में खबरें पढ़ रहे होंगे। पिता करुणानिधि ने अपने बेटे अलागिरी को निकाल दिया है क्योंकि उन्होंने अपने भाई स्टालिन के मरने की आशंका पिता से जाहिर कर दी। इस झगड़े में नाती दयानिधि मारन और बेटी कनिमोई का भी नाम आ ही रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अलागिरी की लोकतंत्र खत्म हो गया डीएमके में, उससे पहले था। पंजाब में बादल परिवार के संबंध में जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष से बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे मुगल बादशाह अपनी सत्ता के विस्तार के लिए राजपूत राजाओं से शादियां किया करते थे, वैसे ही पंजाब में कांग्रेस और अकाली भले ही अलग अलग दल हैं, मगर इनके बड़े नेता आपस में सास, बहू, बेटा, दामाद, बेटी, साला और साढ़ू लगते हैं। सरहज वगैरह में तो होंगे ही। आशुतोष ने पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्रा गुनरीत कौर के एमए के लिखे पर्चे का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रकाश सिंह बादल के कैबिनेट मंत्री आदेश प्रताप सिंह उनके दामाद हैं। आदेश प्रताप सिंह पंजाब में 10 साल तक कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे प्रताप सिंह कैरों के बेटे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी सिमरनजीत सिंह मान की पत्नी और बेअंत सिंह के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरचरण सिंह बरार की बहू आपस में बहनें हैं। उसी तरह मजीठिया परिवार कांग्रेसी माना गया, लेकिन सुरजीत सिंह मजीठिया के बेटे विक्रम सिंह मजीठिया आजकल विवादों में है, अब अकाली पार्टी में है। उनकी बहन की शादी डिप्टी सीएम सुखबीर बादल से हुई है। विक्रम खुद भी अकाली दल से विधायक और कैबिनेट मंत्री हैं। इन रिश्तेदारियों में कुछ गड़बड़ हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, इतनी शादियां हैं कि हो सकता है नाम में गलती हो जाए। लेकिन इन शादियों के जरिए भी बादल साहब ने मालवा और माझा इलाके में अपनी पकड़ मजबूत की है। भारतीय राजनीति में परिवारवाद को लेकर पैट्रिक फ्रेंच ने एक गंभीर अध्ययन किया। पैट्रिक ने 15वीं लोकसभा के 545 सांसदों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का जब अध्ययन किया तो 255 सांसद ऐसे मिले जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ खास नहीं थी, लेकिन 156 सांसद पारिवारिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले मिले। करीब 29% सांसदों का फैमिली कनेक्शन है। पैट्रिक फ्रेंच पार्टियों में खानदानी प्रतिशत भी निकालने का अजूबा काम करते हैं तो पाते हैं कि राष्ट्रीय लोक दल एक ऐसी पार्टी है जो 100% खानदानी है। इसके 5 सांसद खानदानी पृष्ठभूमि से आते हैं। आज के दैनिक हिंदुस्तान में इनका एक विज्ञापन भी छपा है कि आगरा में ये संकल्प रैली करेंगे, वो भी राजनीति को स्वच्छ करने के लिए। इस विज्ञापन में 3 ही चेहरे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, अजित सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी। एनसीपी प्रतिशत के हिसाब से 77 से ज्यादा प्रतिशत खानदानी है। बीजेटी 42.9%, ये भी कुछ जीडीपी टाइप साउंड कर रहा है, सुनाई दे रहा है। कांग्रेस 37.5% खानदानी है। सपा में 27.3% ऐसे लोग हैं जो खानदान से आते हैं। बीजेपी में 19%, 116 में से 22 हैं। यह अजीब नहीं है कि कोई वंशवाद पर हमला करते हुए खुद अपने परिवार का जिक्र करता है।
चाय वाला, दूध वाला या गरीब परिवार वाला, कोई इसका जिक्र कैसे ना करे। वंशवाद को लेकर राहुल गांधी को घेरा जाता है और उनसे उनके पिता के बयान का हिसाब पूछा जाता है। क्या यह अजीब नहीं है कि बाप का हिसाब बेटे से हो सकता है, लेकिन क्या यह अजीब नहीं है कि वही बेटा मोदी से डरने के सवाल पर कहता है कि मैंने अपने परिवार में पिता की मौत देखी या दादी की मौत देखी और मैंने किसी से मैं नहीं डरता। तो वंशवाद मुद्दा है या मसाला? क्या सचमुच हमारे दल इसके खिलाफ गंभीरता से आवाज उठा रहे हैं? इसी पर बात करेंगे प्राइम टाइम में। हमारे साथ केसी त्यागी साहब हैं, आप महासचिव हैं, जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, पर मुझे लगता है कि आप दल छोड़ के आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में ही आया कीजिए, ठीक है। नीरजा चौधरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भरत कुमार राउत साहब भी हैं, आप शिवसेना के नेता हैं, लेकिन आज आप वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है राउत साहब, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ऑफ रिकॉर्ड प्रोग्राम माना जाता है, तो अपने हिसाब से आ जाएंगे राउत साहब। पीएल पुनिया साहब हैं, सांसद हैं कांग्रेस के। मुख्तार अब्बास नकवी हैं, राज्यसभा एमपी बीजेपी के। ये दो लोग ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन फिर भी नकवी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके लिए ये मसला क्यों महत्वपूर्ण है? अगर ये महत्वपूर्ण है तो क्या ये सिर्फ राहुल गांधी के लिए महत्वपूर्ण है या बाकी दलों में जो वंशवाद है उसके लिए नहीं है? देखिए रवीश जी, पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि ये बीमारी केवल राजनीतिक पार्टियों में ही नहीं है। हाँ। अगर आप देश के अन्य क्षेत्रों में देखें, चाहे उद्योग में देखें, चाहे खेल में देखें, चाहे ब्यूरोक्रेसी में देखें, हर जगह ये बीमारी आई है। और जब बायोडेटा आज की तारीख में लोग देखते हैं तो बायोडेटा देखते हैं कि उसके परिवार का कितना बड़ा इतिहास है उस क्षेत्र का। तो इसलिए या तो खानदान की पार्टी होगी या पानदान की पार्टी होगी। खानदान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप या तो जो है वो खानदान से जुड़े होंगे या फिर जो है उस परिवार और उस राजनीतिक परिवार के चाटुकार और चंपुओं में जुड़े होंगे। हाँ। आज जो है वो खेत खलियान, चौक चौराहों, चौपालों से संघर्ष करके आप लड़ बहुत कम लोग, ये मुद्दा जी बैठे, ठीक, आपने ठीक ही संदर्भ उसको रखा। मैं ये कह रहा था कि आप लड़ किससे रहे? वंशवाद को जब राहुल गांधी से टारगेट करते हैं तो क्या वो सिर्फ एकमात्र सॉफ्ट टारगेट है इसलिए करते हैं, या वाकई आप महसूस करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नाते कि इस वंशवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? क्योंकि शिवसेना में भी बहुत हो चुका, अकाली दल में भी बहुत हो चुका, चौटाला परिवार में बहुत हो चुका, आरजेडी में बहुत हो चुका। बोलते बोलते तो मैं थक जाऊं, लेकिन तब भी बहुत नहीं हो चुका होगा। जी नहीं, बहुत है। देखिए मैं एक बात देखिए, जब हम राहुल गांधी जी की बात करते हैं या प्रियंका गांधी जी की बात करते हैं या उससे पहले जो गांधी परिवार है उसकी बात करते हैं, तो केवल वंशवाद की वजह से नहीं करते। यहाँ पर जो है वो जब मेरिट पर बात होती है तो कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी के घर से निकल करके राहुल गांधी जी के ड्राइंग रूम और राहुल गांधी जी के ड्राइंग रूम से निकल करके प्रियंका गांधी जी के लॉन पे खत्म हो जाती है। और पार्टियां, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो खेत खलियान से जो संघर्ष करके आता है। अगर नरेंद्र मोदी जी, आप जब तुलना करते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तो वो संघर्ष करके आए हैं। उन्होंने जो है वो गरीबी देखी है, वो एक कमजोर तबके से हैं। उनका कोई बायोडेटा में ये नहीं लिखा जाएगा कि उनके पिता, उनके माता जो है कोई जो है वो राजनीतिक परिवार के थे और कोई बहुत बड़े बायोडेटा का हिस्सा तो बना रहे हैं, बहुत बड़े स्थान पे थे। देखिए, अगर आप परिवार की पृष्ठभूमि से नहीं आना चाहते हैं मैदान में, तो अमीर पृष्ठभूमि हो या गरीब पृष्ठभूमि हो, दोनों से ही क्यों आए? ठीक है, मैं उससे नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी को इससे अलग करता हूं थोड़े समय के लिए। ठीक है, अभी मैं आऊंगा, है ना। आपकी पार्टी में कम है या नहीं है? आपकी पार्टी में सचमुच जो अध्यक्ष बनता है या जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनता है वो है कि आप वो किसी परिवार से नहीं आता है, भले उस परिवार के सदस्य और आ जाए राजनीति में। पर मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास ही ये लड़ने का एक नैतिक आधार थोड़ा बहुत है आपके पास, जितना भी है, तो आप उसे सिर्फ राहुल गांधी को लेकर क्यों लड़ते हैं? आप वंशवाद के सवाल को तमाम दलों के साथ क्यों नहीं लगते हैं? डीएमके के साथ, बीजेडी के साथ क्यों नहीं लड़ते हैं, ताकि लगे कि हां, आप राजनीति में एक मुद्दा जो है आपके लिए यूनिवर्सल मुद्दा है? नहीं, देखिए हम इसे वंशवाद को जो है हम यहाँ पर एकदम द एंड नहीं मानते। वंशवाद जो है वो अगर राहुल गांधी जी के पर या जो कांग्रेस परिवार पर चस्पा होता है तो इस कारण चस्पा होता है कि अब इसको आपको जो है वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना पड़ेगा। हाँ। अगर कोई भी व्यक्ति, एक तरफ दूसरा व्यक्ति है जो व्यक्ति की जब जमीन पर काम करा तब भी उसने प्रूव करके दिखाया, जब उसको शासन का मौका मिला तो उसने सुशासन करके दिखाया, और एक व्यक्ति जो शीर्ष पद पर बैठा है,
शीर्ष पद पर बैठा ये है, बात तो आपने उस कह दी। व्यक्ति ने ना ये बात शासन तो में कह दी। प्रूव करके दिखाया, मैं ना संगठन में वंशवाद प्रूव एक करके व्यापक दिखाया, मुद्दे के केवल संदर्भ में वो जो आपसे है वो पूछ रहा शीर्ष पद पर हूं। इसलिए- फिर तो देखिए, मैं पूछूंगा कि गांधी परिवार वहां है तो गांधी परिवार आपका भी है, आपके यहां भी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैं, तो आपके यहां भी तो मेनका गांधी, वरुण गांधी हैं। आपके यहां भी तो सिंधिया परिवार हैं। आपके यहां भी राजनाथ सिंह के बेटे उत्तर प्रदेश में महासचिव हैं पंकज सिंह जी, है ना। और बहुत सारे लोग हैं। अभी वसुंधरा ने बहुत सारे रजवाड़ों से लोगों को टिकट दिया है, है ना। मैं रवि जी एक बात आऊं, पंकज सिंह राजनाथ जी के पुत्र है, पिछले 12 सालों से जमीन पर काम कर रहे हैं, उसके बाद भी वो एक प्रदेश के जो है वो मंत्री और महामंत्री बन पाते हैं। कुछ तो है ना। 12 साल से राहुल गांधी कहेंगे, हम भी 10 साल काम कर रहे हैं। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने नहीं बना दिया। देखिए, एक चीज राहुल, आपने कहा वरुण गांधी या प्रियंका या सोनिया गांधी या ठाकरे परिवार या बादल परिवार, हमने नहीं बना दिया उनको। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी का कांग्रेस में कुछ भी हो जाना पारिवारिक पृष्ठभूमि से, या उसी तरह से सुखबीर बादल का अकाली दल में कुछ भी हो जाना, दोनों में फर्क कैसे है? कैसे फर्क है? या ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का वहां कुछ हो जाना कैसे फर्क है? या अलागिरी या स्टालिन का वहां हो जाना कैसे फर्क है? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों में जो इस तरह के चलन चले हैं, मैं इसको जो है परंपरा नहीं कह रहा हूं, चलन कह रहा हूं। ये चलन जो है वो चले हैं और उसको चलन को आपको स्वीकार करिए, आप पसंद करिए, ना पसंद करिए। आप जो है वो साउथ में चले जाइए, नॉर्थ में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, सब जगह पर है। लेकिन मैं जब मेरी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो मेरी पार्टी कम से कम इससे अछूती है। इवन कम्युनिस्ट पार्टीज भी इससे अछूती है। और जनता दल पैट्रिक के रिसर्च से वहां भी हैं, फैमिली बैकग्राउंड से। नहीं नकवी साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना सा सवाल पूछ रहा हूं कि चूंकि आपकी पार्टी के पास ये सुविधा है, आपकी पार्टी में कोई भी व्यक्ति, हालांकि मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि एक अमीर आदमी का गांधी टाइटल यूज करना और एक गरीब आदमी का अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का या अपने कार्य पृष्ठभूमि का भुनाना, दोनों में कितना अंतर है? हो सकता है कि एक डेफिशिएंसी है तो वो उठा सकता है और उठाना भी चाहिए, ठीक है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि चूंकि आपके पास ये स्थिति है कि आप एक ऐसी जमीन पे खड़ा है जहां से आप वंशवाद को समस्या मानते हुए तमाम दलों के वंशवाद को आप टारगेट कर सकते हैं, वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर छोड़ दीजिए। अगर आपको उद्धव ठाकरे के खिलाफ नहीं बोला जाता है, बादल परिवार के खिलाफ नहीं बोला जा रहा है, तो आप राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम वंशवाद पर के मसले पर मत बोलिए। फिर या तो बोलिए तो सबके खिलाफ बोलिए, लालू से लेकर पासवान और मुलायम सबके खिलाफ। देखिए, पहली बात तो ये कि अब वंशवाद एक बहुत उसकी परिभाषा को आप बहुत व्यापक पैमाने पे देखना पड़ेगा। वंशवाद को अगर आप जब कहते हैं कि वंशवाद का अर्थ ये होता है कि किसी के लिए कोई भी स्थान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वंश से है तो उसको प्राथमिकता है, अगर वंश से नहीं है तो वो जो है वो आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति होगा। ठीक है। तो इसलिए जो है जब हम वंशवाद की बात करते हैं तो बिना प्रूव किया हुआ व्यक्ति, बिना जो है वो संगठन हो या सत्ता हो, उसमें जो है वो प्रमाणिक व्यक्ति नहीं, बल्कि जो है वो उस परिवार से आया हुआ व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ पद पे जाएगा। और अगर हम राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी या सोनिया गांधी जी के बारे में जब बात होती है वंशवाद की, तो उसका कारण ये है। क्षेत्रीय दलों में जहां तक सवाल है, देखिए क्षेत्रीय दलों के बारे में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें हैं, उसलिए हम उसको कोई अप्रूव करें या डिसअप्रूव करें, ये मुझे लगता है कि आप जब एक जगह आलोचना कर रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूं कि या तो कहिए कि वंशवाद बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अब मैं आता हूं, चलिए ठीक है, जितना भी आपने जवाब दिया पर ठीक है, नकवी साहब ने जहां छोड़ा है त्यागी जी, मैं वहां लाना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों में भी है वहां के उस जो भी हालात है, क्या वंशवाद के मसले पर ये आप फर्क कर सकते हैं क्या कि कांग्रेस में है, बीजेपी में किसी और स्वरूप में है और क्षेत्रीय दलों में जो है उस पर अप्रूव करें या डिसअप्रूव करें, हमारा काम नहीं है? नकवी जी बहस को कांग्रेस और बीजेपी के बीच में उलझा रहे हैं। हाँ, और नहीं, मैंने शायद सवाल भी उनसे इसी संदर्भ में पूछा। हमारा जो भारतीय समाज है उसकी जो 2-3 हजार साल की सामंती व्यवस्था है, उसके गर्भ से ये वंशवाद निकला है। पूरा आपका इतिहास 2000-3 हजार साल का उठा लीजिए, चाहे हिंदू बादशाहों का हो या मुसलमान बादशाहों का हो, वो ऐसा ही है राजा रानियों का। उसमें जो मामूली आदमी का जो संघर्ष है उसका कहीं जिक्र नहीं है। उन्हीं के परिवारों को ग्लोरीफाई करके, उन्हीं के परिवारों के गीत गा करके, उन्हीं की वंदना करके, गांधी जी के आने से पहले तक ये सब इसी रूप में चलता रहा। अच्छा, जो परिवारों की ये जो अलागिरी की और स्टालिन की लड़ाई है तब भी हुई थी औरंगजेब के टाइम पे, वो होता रहा। हाँ, नहीं मतलब ये जो कू एंड कुदैताज है,
ये जो गांधी के आने से पहले ये भारतीय समाज के सामंती समाज के आवश्यक हिस्से थे, चाहे हिंदू राजा रहा हो या मुसलमान राजा रहा हो। और जो इतिहासकार हैं, छोड़ करके मौर्य वंश को, उस जमाने को, दौर को थोड़ा छोड़ दीजिए, बाकी राजा रानियों के, अच्छा इसमें एक और चीज भी है, इसमें चाहे हिंदू राजा रहा हो या मुसलमान राजा रहा हो, फर्क नहीं है इसमें, कोई उनकी शासन व्यवस्था में कोई फर्क नहीं था। जाति अभी आ जाते हैं, accept ऐसा कैसे हुआ कि ये वंशवाद का मुद्दा सिर्फ चुनाव के समय उभरता है? क्या ये सेलेक्टिव हुआ जा सकता है क्या, कि सिर्फ कांग्रेस पे लागू होगा, बीजेडी पे लागू नहीं देखिए, होगा? ऐसा है, मैं कभी कांग्रेस में रहा नहीं हूँ और मैं कोई उस परिवार का समर्थक नहीं हूँ। जवाहरलाल जी की बहन का मैं कोई पत्र पढ़ रहा था, कृष्णा हठी सिंह का, आजादी की आंदोलन के इतिहास में समूचा परिवार अपना बस्तर बांध के रखता था कि पता नहीं कब जेल जाना चाहे। मोतीलाल नेहरू हूँ, जवाहरलाल नेहरू हूँ, इवन 17-18 साल की इंदिरा गांधी हो, कृष्णा हठी सिंह हो, उसका हस्बैंड हो। अब वो फिर डायनेस्टी में चेंज हो गया, उसके पक्ष में नहीं हूं मैं। अकेले महात्मा गांधी हैं जिनके परिवार का कोई आदमी गांधी जी के जरिए प्रमोट नहीं हुआ। डॉक्टर लोहिया हैं, काशीराम जी परिवार को नहीं, काशीराम जी। इसमें एक चीज और देखिए, जो वामपंथी और समाजवादी रुझान के जो नेता हैं, अब उसमें कुछ अपवाद हो गए। अपवाद नहीं, अब तो नियम है, अब तो सारे सबके नियम है। अच्छा, ये कब से बदला? प्रदेश का नेता कैसा हो, फलाने फलाने जैसा हो। जिस दिन ये नारा, इसने कार्यक्रम के जो नारे थे कि जमीन वाला जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक है, जब पॉलिटिकल स्लोगन मॉन्गरिंग जो है खत्म हो गई, और हमारा नेता ऐसा हो, फलाने जैसा और उसके जैसा हो, ये जो चला है, इसने पार्टी के जो नारे थे, पहले क्या है ना, जो वैचारिक नारे को खत्म कर दिया। नहीं, जो पॉलिटिकल स्लोगन थे। अच्छा, एक जमाना ऐसा, मैं उस आंदोलन में रहा हूं जब व्यक्तियों के नारे लगाना बैन था। खबरदार अगर कौन सा आंदोलन था? कहीं भूटान में था? हिंदुस्तान में वामपंथी आंदोलन में, समाजवादी आंदोलन में ये था कि खबरदार व्यक्ति। डॉक्टर लोहिया के भी नारे नहीं लगे। और एक बार चौधरी चरण सिंह ने हमें डांटा कि हमने कहा देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, चौधरी चरण सिंह जैसा हो। उन्होंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, महात्मा गांधी जैसा हो। ये चरण सिंह ने कहा, चौधरी साहब ने हमसे डांट करके कहा कि आपको डांट पड़ी। लेकिन आज का तो विज्ञापन में कुछ और मुझको अटल जी का भी, मैं अगर अटल जी का भी मैं स्मरण नहीं करूंगा तो मैं जाती होगी। 1984 का जब राजीव गांधी जी का राज तिलक हो गया, उसके बाद लखनऊ में एक भीड़ थी जो नारे लगा रही थी, देश का नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। तो अटल बिहारी ने कहा नहीं, ये नारे मत लगाओ। अब प्रधानमंत्री माताओं के कोख से पैदा होते हैं, लोकतंत्र से नहीं होते। और ये कहकर के देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो, आप मेरे शिक्षक बाप का अपमान कर रहे हो। नहीं हो सकता मामूली घर में पैदा होकर के कोई आदमी देश का प्रधानमंत्री। तो अटल जी की ने जब ये बोला तो आंखों में आंसू आ गए लोगों की कि क्या मामूली जगहों पर पैदा होकर के भी बड़े पदों पर जाने के सपने देख सकते हैं हम लोग? तो लोकतंत्र की जो अवधारणा है रवि, वो तो बनी इसलिए थी। यूरोप में चर्च के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ इतने आंदोलन हुए, तो आपका समाज बैकवर्ड। अच्छे दो प्रसंग आपने सुनाए, लेकिन फिर भी ये जो क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में फर्क किया जा सकता है क्या? अभी वो जो जेडीयू में काम कर सकते हैं आप ना, शरद यादव मैंने आपको कहा कि आप जेडीयू के हिसाब से नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं, नहीं, आपका बैन कर दिया। जिस दिन जेडीयू पे लाऊंगा मैं, आप जेडीयू के हिसाब से बोलेंगे। आज आप नहीं बोलेंगे। चलिए, क्षेत्रीय दलों में परिवार जो है, उनका आधिपत्य बढ़ा है ना, ठीक है। और ये सही है कि परिवार जो है, फैमिली और बादल फैमिली में कोई अंतर है? करने लगे ना, अब कोई अंतर नहीं है। निर्जा, इससे पहले कि मैं पुनिया साहब के पास जाऊं और राउत साहब के पास जाऊं, क्या सचमुच ये ऑनेस्ट मुद्दा है? क्या है, ईमानदारी से उठा रही है बीजेपी? मुझे लगता है इसमें तथ्य है कि इलेक्शन के पहले होता है, गांधी फैमिली को टारगेट करने के लिए होता है, चेंज लाने के लिए नहीं होता है। और बीजेपी का जो कांग्रेसीकरण हुआ, उसके तहत उन्होंने ये चीजें भी ली हैं कि जो पैट्रिक फ्रेंच के आंकड़े हैं 156, और जिसमें कहा कि 22%, 19 क्या बोला आपने? 19%। 19%, 22 एमपीज जो हैं बीजेपी के भी, वो भी परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। तो ये इसमें सच्चाई है। लेकिन ये भी मैं मानती हूँ कि जो बड़ा है सामंतवादी हमारी प्रक्रिया है, सोच है, वो नहीं घटी है बल्कि रीइंफोर्स हुई है। उसके अलावा बिग मनी जो पॉलिटिक्स में आई है,
हाँ, वो फैमिली के जरिए एंटर करती है, फैमिली के जरिए। Interesting और है। आप अपने हाँ। कॉलीग्स को ट्रस्ट नहीं करेंगे जब पैसा इतना आता है, पैसे इतने की जरूरत होती है, तो सिर्फ आप अपने परिवार के लोगों को ही करेंगे। जनेश्वर मिश्र कहा करते थे उस जमाने में कि वो सोशलिस्ट थे। इस मामले में बीजेपी अलग है। फिर बीजेपी उतना उन्हें, अब एल के अडवाणी है, उनके बच्चे नहीं हैं, लेकिन बाकी कई नेताओं के बच्चे हैं, तो वो भी अभी पुराना स्कूल उनका वहाँ है, लेफ्ट में देख लीजिए। वेस्ट बंगाल और केरल में ये ज्यादा नहीं है। हर स्टेट में अगर आप देखेंगे रवीश, एक ही फैमिली नहीं है, फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली, थर्ड फैमिली, फोर्थ फैमिली। कश्मीर में देखिए अब्दुल्ला मुफ्तीज, आप यूपी में देख लिए तो गांधी फैमिली तो है ही, मुलायम सिंह यादव, करण सिंह के, हाँ करण सिंह की भी फैमिली है। पर मैं आपको वहां पे ले आना चाहता हूं घुमा के, कि जो आपने कहा कि जो पैसा आता है इन परिवारों के जरिए देने में आसानी होती है और इन परिवारों को रखने में आसानी होती है, दोनों में इस वजह से ये और बढ़ता जा रहा है ना, रीइंफोर्स हो रहा है। तो आपको अपने बेटे को लाना है, बहू को लाना है, भाई को लाना है, हाँ। जगहों पे बिठाना है, क्योंकि वो पैसे का जो लेन देन का मामला है उसमें वो ज्यादा विश्वास, कार्यकर्ताओं का स्थान जो है पुनिया हम साहब लोगों जी, ने ले लिया। हाँ, कार्यकर्ताओं के स्थान पे, मतलब वो अब भले खेमा बना लें कि हम राम गोपाल जी के सपोर्टर हैं तो हम धर्मेंद्र जी के सपोर्टर हैं, हम राहुल नहीं तो प्रियंका जी के सपोर्टर हैं, और राजनाथ सिंह जी नहीं तो पंकज सिंह जी के जरिए तो हो ही जाएगा अपना। खैर ठीक है, पर पुनिया साहब मैं एक बात जानना चाहता हूं कि अगर आपके राहुल गांधी है ना वंशवाद के खिलाफ हैं, वो कह रहे हैं दूर करना चाहते हैं, लेकिन जब बीजेपी उन पर हमला करती है तो वो भी उसी डायनेस्टी के सहारे ही अपना बचाव करते हैं। वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो उन्हीं सीटों का चयन करते हैं जहां से उनके परिवार के लोग लड़ते जीतते आ रहे हैं। वो अमेठी, रायबरेली, ये सुल्तानपुर भी एक दूसरा गांधी परिवार का एक डेन हो गया, छोड़ के कहीं प्रतापगढ़ नहीं जाते हैं, कहीं आप जौनपुर नहीं जाते हैं, कहीं गोरखपुर नहीं जाते हैं। ये तो साइन करके नहीं आए थे, पर ये तो चुन सकते थे ना कि अगर मुझे डायनेस्टी के खिलाफ लड़ना है तो वो सीट छोड़ के हम चलते हैं कहीं झांसी से लड़ते हैं, नकवी साहब के खिलाफ रामपुर से लड़ते हैं, इसमें क्या है? देखिए, राहुल जी के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है या गांधी नेहरू गांधी परिवार के बारे में करती है, तो मैं समझता हूं कि जितने भी रहे, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और उसके बाद जो परंपरा है, मैं समझता हूं कि कोई भी देश का व्यक्ति इन पे गर्व कर सकता है। और वो केवल वंश की वजह से नहीं थे, बल्कि जन नेता थे। और आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में कहते हैं कि उनके वंश से हैं, इसलिए ये इनको आगे बढ़ाया जाता है या वो पार्टी के में हैसियत रखते हैं। तो ये भी अपना चुनाव लड़के आते हैं, जनादेश लेके आते हैं, और इनके क्षेत्र से, रायबरेली से हो या अमेठी से, जितने कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, बहुजन समाज पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सबकी जमानत जब्त होती है। वहां के लोग इतना चाहते हैं कि बाकी सब दलों की जमानत जब्त होती है। तो आप उसमें आप लोग मदद भी करते हैं, जैसे डिम्पल यादव जब कन्नौज से लड़ रही थी तो आपको बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिला। ठीक है। तो टीवी पे बाइट देंगे तो बड़ा आसान होता है कि हम वंशवाद से लड़ रहे हैं। ठीक है, बोलिए जी। प्रजातंत्र, भाई हमारे खिलाफ भी तो कभी कभी कुछ सीटों पे वो छोड़ देते हैं, तो इसमें कौन सी है? प्रजातंत्र में हाँ। कौन कहां से लड़ेगा, ये तो स्वतंत्रता एक राजनीतिक दल को है। और इनको ये जो चुन के आते हैं, जनादेश लेके जाते हैं, फिर इसको वंश से जोड़ना क्यों आप कहेंगे? मैं समझता हूं कि ये पूरी गलत बात है। ये प्रजातंत्र में जो जनादेश लेके आएगा, जिसको हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम चाहेंगे कि जो जनता के बीच में जाए, हमको सबसे ज्यादा उसका लाभ मिले, और इस परिवार के व्यक्ति को अगर जनता पूरे देश भर में चाहती है, उस पर विश्वास करती है, तो उनको आगे रख के चलना, तो इसमें कौन बुराई है? आपने जगह जगह हर पार्टी के बारे में, वंशवाद के बारे में बताया, परिवारवाद के बारे में बताया, भारतीय जनता पार्टी में कुछ गिनाए, तो एक परिवार इनके यहाँ और भी है, एक व्यक्तिगत तौर पे, एक राजनीतिक प्राणी के तौर पे। पुनिया साहब देखिए, जो नकवी साहब ने काफी देर तक कहा, अगर आप उनको सुने होते। मेरी बात पूरी नहीं हुई जी, सॉरी। तो इनके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में एक संघ परिवार भी है। वो तय करते हैं कि कौन अध्यक्ष हो, कौन प्रधानमंत्री का जो प्रत्याशी हो, वो किया जाए।
और भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन मंत्री का पद होता है, वो आरएसएस का व्यक्ति होता है। इसलिए प्रदेश में भी संगठन मंत्री होता है, वो भी आरएसएस का व्यक्ति होता है। पर ये दोनों डायनेस्टी नहीं है, ये दोनों डायनेस्टी नहीं है। जिनको नहीं डायनेस्टी नहीं है, वो दोनों डायनेस्टी नहीं है। ये इनका कोई चुनाव नहीं होता। हाँ। ये बगैर चुनाव के एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर ऑफ पावर है। आपके यहाँ चुनाव होता है क्या? एक्सरसाइज करते हैं पूरी तरह। वो सीताराम हमारे यहाँ केसरी के चुनाव होता बाद है। जब जितिन प्रसाद ने चुनाव लड़ा था उसके बाद ये सवाल पे आऊंगा, लेकिन फिर भी मैं हाँ नहीं, हमारा पार्टी का संविधान है, उस संविधान के अनुसार है। वो कौन से संविधान के अनुसार आप पुनिया साहब। भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करते हैं? ठीक है। पुनिया साहब, नकवी साहब ने एक बात कहा कि उनकी पार्टी में कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी आदमी अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, संघ परिवार ही बना रहा है उनकी पार्टी में, ठीक है। तो वो संघ परिवार ये नहीं देख रहा है कि अब राजनाथ सिंह बन गए तो अब उनके बेटे की ही बारी है, वही बनेंगे। राजनाथ सिंह के बाद गडकरी को उनसे पहले हटा देते हैं, फिर बना देते हैं, वो सब चलता रहता है। नकवी साहब ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में गांधी के अलावा, गांधी परिवार के अलावा अब ना तो कोई अध्यक्ष हो सकता है, ना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है, वो ये कह रहे हैं। अब वो इतिहास इनको अगर जुटाना चाहते हैं तो मैं क्या बताऊं। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो तो गांधी परिवार के नहीं थे। तो इस तरह से कहना मैं समझता हूं कि गलत है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई न कोई बिंदु उठाना है, ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, लाचारी है। चलिए, ठीक है। तो उस लाचारी का फायदा उठाते जरूर करते हैं। जी।